नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा ये शो। लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला ट्रकों और डंपरों के आतंक और उससे पीड़ितों की। बीते एक दशक में सिंगरौली में ट्रकों और डंपरों की चपेट में आने से 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इन बेलगाम ट्रकों और डंपरों से हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। लिहाजा सिंगरौली के लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम जानेंगे सिंगरौली में हो रही मौतों के गुनहगार कौन हैं, सिंगरौली के लोगों के पास न्याय के कौन कौन से कानूनी विकल्प हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंगरौली के लोगों की इंसाफ की लड़ाई। सिंगरौली की सड़कें बनी किलिंग जोन। सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे कोयला डंपर। आम ट्रैफिक वाली सड़कों पर डंपर का आतंक। मेरा बेटा घर से बैडन तक गया था। वो रात में वापस लौटने वाला था, लेकिन पता नहीं था कि अब कभी नहीं आएगा। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 1 साल का बेटा है। अब उसके परिवार का क्या होगा? ये सवाल है सिंगरौली जिले के कमला प्रसाद शाह का, जिनके 25 साल के बेटे पंकज की 8 जनवरी को सड़क हादसे में मौत हो गई। घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य पंकज कोयला डंपर की चपेट में आ गया था। सिंगरौली में 10 से ज्यादा कोल माइंस और 10 थर्मल पावर प्लांट हैं। हर दिन हजारों की संख्या में भारी भरकम डंपर और ट्रेलर कोयला और राख लेकर संकरी और जर्जर सड़कों से गुजरते हैं और सड़क हादसों का कारण बनते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सिंगरौली में डंपर से हुए हादसों में 10 साल में 2084 लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल करीब 200 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले साल 30 नवंबर को सूरज सिंह नाम का एक लड़का बाजार से लौट रहा था, तभी कोयला लदी डंपर ने टक्कर मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सिंगरौली के ही रहने वाले आसाराम वैश्य बताते हैं, कुछ महीने पहले वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। सड़क के एक तरफ 10 से 15 कोयला डंपर लाइन से खड़े थे। वो अपनी साइड से जा रहे थे, तभी सामने से एक और कोयला डंपर आ गया। रास्ता ही नहीं बचा तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, लेकिन डंपर वाला गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल गया। शिकायत करने कोल यार्ड पहुंचे तो मदद के बजाय गालियां और धमकियां मिली। प्रशासन की उदासीनता और लगातार हो रही मौतों से परेशान सिंगरौली के लोग कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं। जब जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक किसी ने सुध नहीं ली तो सिंगरौली के लोगों ने जबलपुर हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई और एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया है कि शहर की मुख्य और पतली सड़कों पर भारी संख्या में कोयला और राख के वाहन दौड़ रहे हैं, जो हादसों का कारण बन रहे हैं। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम सिंगरौली के लोगों की आवाज बन रहे हैं, ताकि कोयला डंपरों के कहर से उन्हें राहत मिल पाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। शोभना पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप वकील हैं जबलपुर हाईकोर्ट में। राजेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप याचिकाकर्ता हैं। शुरुआत में नरेश जी आपसे ही कर रहा हूँ। बीते एक दशक की बात की जाए तो 2084 लोगों की जान गई है। हर साल लगभग 200 लोगों की जान जा रही है, लेकिन सिस्टम उदासीन बना हुआ है। देखिए, जो जिला प्रशासन है और जो वहाँ की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको इतना अच्छा और सुगम किया जाए ताकि कोई भी हादसा वहाँ पर किसी प्रकार से घटित ना हो।
तो इसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो जिला प्रशासन की बनती है, ट्रैफिक पुलिस की बनती है, वहाँ के अधिकारियों की बनती है कि जो सड़क है, जो यातायात है वहाँ का, उसको किस तरीके से उन्हें सुचारू करना चाहिए। उसके लिए नियम बनाने चाहिए कि डंपर का जो टाइम है, जो स्कूल के बच्चों का टाइम है, उससे उस समय डंपर ये जो कोयला को लेकर के जाते हैं या और सामान लेकर के जाते हैं उनको ना ले जाया जाए, और वहाँ पर जो सड़क हैं उनका चौड़ीकरण किया जाए। और जो ये ट्रैफिक है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो नंबर है उन पर डले हुए वो प्रॉपर नंबर है नहीं है। कई बार अक्सर हम लोग भी देखते हैं कि जो इस तरीके के डंपर वगैरह होते हैं उन पर नंबर जो मिटे होते हैं या उनको ढका होता है या होते ही नहीं है। तो अगर कोई हादसा हो गया तो जो वहाँ कोई मौजूद होगा या प्रत्यक्षदर्शी होगा, जो आई विटनेस होगा, वो नंबर नोट भी नहीं कर पाएगा और ऐसे में जो दोषी है वो सजा से बच जाएगा, असली गुनहगार बच जाएगा। तो वहाँ का जो सिस्टम है उसको सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि उस रोड पर जो भी वाहन गुजरें उनको वो प्रॉपर चेक करें कि उन पर प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक नियमों के अनुसार नंबर प्लेट लगी है या नहीं लगी है। अगर नहीं लगी है तो उसको तुरंत सीज करके थाने पहुंचाएं। नंबर प्लेट प्रॉपर होने के बाद ही वो वाहन रोड पर चलें। दूसरा, जो उनके चालक हैं उनको वो ट्रेंड है नहीं है, उनके पास डीएल वैलिड है नहीं है, इसकी जांच करने के बाद ही उनको सड़कों पर उतारा जाए। क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूं कि जो इस तरीके के वाहन होते हैं डंपर, जो ये रेत कोयला और इस तरीके के हैवी वाहन होते हैं, तो ये ज्यादातर इसमें अशिक्षित टाइप ड्राइवर होते हैं और वो अक्सर नशा करते हैं और वो वाहन को विपरीत दिशा में लाते हैं कई बार। और जबकि कोल माइंस को लेकर जो एक्ट बनाया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि ऐसे ड्राइवरों की नियुक्ति की जाए जो कि ट्रेंड हों, जो कोल माइंस में काम करने के लिए हैवी वाहन चलाने के जो ट्रेंड हो उनकी नियुक्ति की जाए। मैं और कानूनी दावपेच आपसे समझूंगा, लेकिन शोभना पाठक के पास एक बार चल लेते हैं। शोभना पाठक जी, क्या सिंगरौली के लोगों की जिंदगी बहुत सस्ती है वहां के प्रशासन की नजर में, इस वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी की भी जिंदगी सस्ती नहीं कहलाती है। इसमें तो कोल माइंस, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल हाईवे, इन सबको मिलकर के एक ही पेंडिंग के थ्रू बाईपास रोड बनाए। जो स्थानीय लोग हैं उनका आने जाने का रास्ता अलग हो, और ये जो कोल माइंस, थर्मल प्लांट जो भी होते हैं, इनके वाहनों के लिए एक अलग बाईपास होना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन का इंतजाम हो कि जो भी वाहन आते जाते हैं सामान लेकर के, तो उनका मोबाइल पेट्रोलिंग के थ्रू नंबर प्लेट डिडक्ट हो। जोनल ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये सब कोल माइंस और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर इस काम को करना चाहिए। ओके, राजेश सोनी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप याचिका करता हैं। राजेश जी, आपकी याचिका में किस किस बात का जिक्र किया गया है और अब याचिका दाखिल किए जाने के बाद क्या अपडेट है? क्या अब कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है? आगे क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सिंगरौली में जो सड़क दुर्घटना हो रही थी, हमने एक जानकारी आरटीआई के माध्यम से निकाला था। तो प्रशासन के द्वारा ये जानकारी दी गई। मैंने तो 8 वर्ष का पहले निकाला था, मतलब 8 फरवरी 2025 तक का। इसमें मुझे 1864 लोगों की मृत्यु होने का बात बताया गया था और 2 साल ये छोड़ के अभी पता चला कि ये लगभग 2084 लोगों की मृत्यु हमारे सिंगरौली जिले में हो गई। हमने इसकी कई बार लड़ाई लड़ा, अपने सिंगरौली जिले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि अलग सड़क बनाई जाए। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम से भी ज्ञापन आवेदन दिया, राज्यपाल महोदय के नाम से भी आवेदन दिया, ज्ञापन दिया कि हमारे सिंगरौली जिले में राजस्व 4000 करोड़ एक साल में आता है। एक साल 4000 करोड़ का राजस्व देने वाले जिले में लगातार सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो रही, वो भी कोयला वाहन ट्रांसपोर्ट की वजह से। बड़े बड़े वाहन जो हमारे सिंगरौली जिले में चलाए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम पब्लिक जो सड़क है, उन सड़कों पे बड़ी वाहनों को दौड़ाया जाता है। और सबसे सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण जो है, जो ये कोयला वाहन के मालिक होते हैं, ये ड्राइवरों को टारगेट देते हैं कि ये जितना ट्रिप मारेंगे उतना इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। ड्राइवर जो है वो ट्रिप मारने के चक्कर में वो आम जनता को, आम पब्लिक को सड़कों पे देखते नहीं कि वो कोई बाइक से जा रहा है या पैदल जा रहा है, उनको रौंदते हुए अपना ट्रिप पूरा करते हैं। इन सब समस्याओं को जब हमने देखा तो, और मेरे जो आवेदन ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया और हमने जनहित याचिका किया कि अलग सड़क का निर्माण कराया जाए इन कोल वाहनों के लिए। हाई कोर्ट में हमारी फाइल लगी हुई है, उस पे भी जन सुनवाई भी शायद होने वाली है। हमने वकील से अपने बात किया है, एडवोकेट से, और बहुत जल्द ही हमको लगता है कि हाई कोर्ट के द्वारा मेरे आवेदन पे सुनवाई होगी, याचिका पे। और हो सकता है कि प्रशासन यहाँ पे हरकत में आए
क्योंकि मैं एक चीज और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सिंगरौली जिले में जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, ये जब इनके यहाँ पे पदस्थ होते हैं जब वो, तो ऐसा लगता है कि सरकार उनको पदस्थ कर रही है, लेकिन वो सिंगरौली में जैसे ही नियुक्त होते हैं उसके बाद तत्काल ऐसा लगने लगता है कि ये प्राइवेट अधिकारी है, कोई ये गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं है। इस तरह से जो हम लोगों ने पीड़ित हुए, जो सिंगरौली जनता की पीड़ा को देखा हमने, तो हमने जनहित याचिका दायर की। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और जाना है कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है और प्रशासन का क्या रुख है, इसको लेकर कितनी गंभीरता है। आशीष बताइए, क्या समझ पाए आप जो वहां पर रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे? सिंगरौली जिला जो ऊर्जा धानी के रूप में जाना जाता है, यहाँ से निकलने वाली जो परिवहन गाड़ियाँ हैं, उनसे आए दिन होने वाली मौतों से लगातार यहाँ के लोग भयज़दा हैं। अभी ये ताज़ा मामला आया है जहाँ कमला प्रसाद साहब 25 वर्ष की उम्र व्यक्ति की मौत कोयला लदे ट्रेलर के नीचे आने से हुई। ये पहली कोई घटना नहीं है, लगातार यहाँ पर ये घटनाएं होती रहती हैं। कोयला लदे वाहनों से लगातार किसी का घर का चिराग बुझता है तो किसी के माँ की गोद सुनी होती है, लेकिन जो प्रशासन है वह इस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर रहा है। इनको चाहिए कि जो कोल परिवहन करने वाली कंपनियां हैं उनसे ये अलग रूट निर्धारित करें, लेकिन जो जन सामान्य की चलने वाली रोडें हैं इन पर लगातार कोल परिवहन से आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। अभी इस मामले में जो ये ताज़ा मामला कमला प्रसाद का है, इसमें पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं कि हमें न तो कोई प्रशासनिक मुआवजा दिया जा रहा है, न तो कोई हमारी सुनवाई की जा रही है और न ही इसमें कोई प्रशासन या कंपनी कोई कार्य कर रही है। ठीक है, नरेश यादव जी, सिंगरौली में 10 थर्मल पावर प्लांट हैं, इसके अलावा 10 से ज़्यादा कोल माइंस हैं। ऐसा लग रहा है कि एक संगठित गिरोह टाइप से चल रहा है जिसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो जा रहे हैं। जैसा कि याचिकाकर्ता ने भी बताया कि हम जब वहाँ पर जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए नहीं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या वो एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि ठीक है, अगर लोग मर भी जा रहे हैं तो मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जो हमारा सिस्टम है उसकी खराबी है और उसकी खराबी जो है उसको हम लोग आज यहाँ डिबेट पर आए हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई वहाँ दुर्घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, किसी की जान ना जाए, और अगर कोई हादसा हो भी गया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एक हादसा हो गया, दूसरा हादसा ना हो, उसके लिए नियम बनाने चाहिए, उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा न करके, जैसा हमारे याचिकाकर्ता भाई ने भी बताया कि वो उनकी सुनवाई नहीं करते और बल्कि ऐसा लगता कि वो सरकारी अधिकारी ना होकर प्राइवेट अधिकारी हैं और जो कोल माइंस के ठेकेदार हैं उनके लिए काम करते हैं। तो ये बिल्कुल घोर निंदनीय है और ये स्वीकार्य नहीं है। और जैसा उन्होंने कहा कि होनेबल जबलपुर हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर कर रखी है, उस पर सुनवाई होगी, तो मुझे भी उम्मीद है कि याचिका के माध्यम से होनेबल हाई कोर्ट सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कोई निर्णय जो है जनता के हित में देगी और जिससे इन सब पर लगाम लगेगी। तो इसका एक नियम प्रारूप बनना चाहिए और सरकार को की जिम्मेदारी बनती है, वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई हादसा ना हो, किसी की जान ना जाए, जान से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। और अगर कोई जो हादसे हुए हैं, जितने आपने बताए, आंकड़े बताए हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। और एक हादसा हो गया तो दूसरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हादसे पे हादसे हो रहे हैं। अब रहा सवाल कानून का। कानून की जो बात आती है, पहले हमारे कानून में गवर्नमेंट ने 279 और 427 और 304 AIPC ये सेक्शन बनाए गए थे सड़क दुर्घटना से संबंधित। 304 A, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको मात्र 2 साल की सजा होती थी ड्राइवर को, कई साल कोर्ट में केस चलने के बावजूद। तो ये कोई न्याय नहीं था। गवर्नमेंट कानून लेकर आई, IPS की जगह BNS बना। अब BNS में उसको 304 A को 106 क्लॉज 2 कर दिया गया है। तो उसमें केवल अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी 2 साल से आपने बढ़ाकर 10 साल तो कर दिया। इसे गैर इरादतन हत्या वाला मामला समझा जाएगा? नहीं, ये लापरवाही से वाहन चलाने के उसमें ही आया है। जो पहले लापरवाही से वाहन चलाने के मामलों में 2 साल तक की सजा थी, अब उन्होंने उसको 10 साल तक कर दिया है अगर किसी की मृत्यु होती है। लेकिन सवाल यह है कि हादसा करने वाला यानी दुर्घटना करने वाला व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई हो? क्या वहां आपने CCTV कैमरे लगा रखे हैं? सही बात, नहीं लगा रखे। आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब अभी हमारे भाई ने बताया कि 4000 करोड़ लगभग या 400 करोड़ जो बता रहे थे, 4000 करोड़ बता रहे, इतना राजस्व उस जिले से जाता है, तो CCTV कैमरा तो प्राथमिकता के आधार पर सरकार को तत्काल प्रभाव से अभी आदेश करने चाहिए कि उस लाइन में जो ये डंपर चल रहे हैं इन पर सबसे पहले CCTV कैमरे लगाए जाएं और उस CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग
हमेशा होती रहनी चाहिए ताकि वहां पर कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट के ना जा सके, और उनसे अगर कोई हादसा होता तो तत्काल प्रभाव से उस वाहन को सीज किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा वहां होता होगा। ये बढ़िया पॉइंट है, इस तो पर मैं... ये बहुत जरूरी है। हमारे भाई साहब ये कहेंगे, हाई कोर्ट में उनके जो वकील साहब इस मुद्दे को उठाएं कि भाई वहां सड़क चौड़ीकरण की बात हमारी बहन जी ने भी बताई है, वो भी अच्छी बात बताई है, लेकिन एक सीसीटीवी इतना बहुत सुलभ और सस्ता माध्यम है कि आप तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन वहां आधा किलोमीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर की दूरी पे सीसीटीवी कैमरे लगवा सकता, जिससे अगर कोई घटना होती है, कोई वाहन को तेजी या लापरवाही से चलाता, तो वो उसमें आइडेंटिफिकेशन उसका हो सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है, उस वाहन को सीज किया जा सकता है, उस पर मुकदमा लिखाया जा सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए। ठीक है शोभना पाठक जी, कोल माइंस एक्ट जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें परिवहन को लेकर भी कई क्लॉज बनाए गए हैं। ख़ास तौर से जैसे मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए, जो कि हैवी वाहन चलाने के लिए उसके पास लाइसेंस भी है और वो ट्रेंड हो। दूसरा ये कि जिन रास्तों से आम लोगों की आवाजाही होती है उन रास्तों से उनको जाने की परमिशन ना दी जाए, डंपर को, ट्रक को, या चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, वहाँ से उनके आवागमन को सुनिश्चित किया जाए। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि सारे नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? और क्या क्या कहता है कोल माइंस एक्ट? कोल माइंस एक्ट 1957 जो बना है तो उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह की कामों पे कार्यवाही होना चाहिए। माइंस एक्ट में ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो तत्काल रूप से उसको मुआवजा भी दिया जाएगा अगर उनके वाहनों से डेथ होती है। मोटर व्हीकल एक्ट भी अगर आप पढ़े 1988 तो उसमें ये मेंशन किया गया है और इसमें आपराधिक मामले बनते हैं। अगर किसी भी माइंस के वाहन से किसी की सड़क में दुर्घटना हो रही है तो ये आपराधिक मामलों की श्रेणी में आता है। और मेरे ख्याल से तो एक टोल का निर्माण भी वहां पे होना चाहिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे वाहनों की ट्रैकिंग में सुविधा हो जाए कि कौन से वाहन वहां से निकल रहे हैं, लाइसेंस है नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं। लेकिन न्यायालय अपनी गति से काम करता है। न्यायालय के सामने आप जो पक्ष रखेंगे उस पक्ष से आप जो अपने बिंदु रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उस हिसाब से न्यायालय काम करेगा। यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे लगातार मौतें हो रही है पर आज तक इस मामले को न्यायालय तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? तो न्यायालय के सामने ये सारी बातों को रखिए, सारी अपनी स्पष्टता से रखिए। आप बताइए कितने मौतें हुई है वहां पे, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, आम जनता को कितनी हानि हो रही है, उस हिसाब से तो न्यायालय इसमें कठोर निर्णय लेगा। ठीक है राजेश सोनी जी, आप बताइए कि अभी नरेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्या वहाँ पर उन रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं क्या, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किस वाहन से हादसा हो रहा है, कौन ड्राइवर उसको चला रहा था? एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि क्या जिन रास्तों से आम लोगों की आवाजाही होती है, सकरे रास्ते होते हैं, वहीं से परिवहन हो रहा है, परिचालन हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वहाँ पर तैनाती होती है या नहीं होती है, क्या स्थिति है, समझाइए आप। कि मुझे तो ये सबसे पहले ये लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से कम सिंगरौली की एक समस्या को कोई ऊपर उठाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिले में जो लगातार कोल माइंस आवंटन, कोयला खोदने का आवंटन मिल रहा है कंपनियों को, अडानी जैसे, अंबानी, कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां एनसीएल के अलावा भी कोयला का खनन कर रही हैं। खनन के पहले उनको कभी ये नहीं बताया गया कि वो किस रूट से जो बाई रोड कोल ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो तो किस रोड से ट्रांसपोर्ट करेंगे। उनको अलग रोड बनाने का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया जाता, बल्कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क जो बनती है गांव में, उन सड़कों से भी दौड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े कोल वाहन है। यहाँ तक कि अब सीसीटीवी की बात किया जाए, सीसीटीवी तो खैर शहरों में भी नहीं लगाया है हमारे सिंगरौली जिले में, जबकि मैं अभी पहले भी बताया आपको कि 4000 करोड़ रुपए का राजस्व एक वर्ष में हमारे सिंगरौली जिले से सरकार के खाते में जाता है। लेकिन उस राजस्व का उपयोग मात्र देश के कई कोनों में किया जा रहा है, हमारे सिंगरौली जिले में बिल्कुल भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि डीएमएफ की राशि भी उपयोग करने के लिए एक अधिकार उनका छीन लिया गया जो हमारे जिला प्रशासन को मिला था। लगभग हमको लगता है 50 लाख से ऊपर यदि खर्च करना है तो उसका अनुमति राज्य सरकार देगी, उसके बाद ही खर्च कर पाएंगे। इस तरह की स्थिति हमारे सिंगरौली जिले की है। कैमरा की बात बहुत दूर एक बात की और है। बताइए, आपने आरटीआई से की सूचना मांगी, क्या ये जानकारी भी मिल पाई क्या कि मृतकों को कोई मुआवजा दिया गया है, नहीं दिया गया, अब तक कितनों को दिया गया, कितना दिया गया, इसके बारे में कोई जानकारी?
देखिए आरटीआई में तो ऐसा जानकारी नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है सामने से, जो मुआवजा का वो लोग देते हैं मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद किसी भी परिवार के सदस्यों को, जब सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, जब परिवार को जो मुआवजा देते हैं ये लोग, एक 4 लाख का इन्होंने एक फिक्स किया था कि यदि कोल वाहन से कोई भी किसी भी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए दिया जाएगा, और इंश्योरेंस जो भी मिलता है उनको। लेकिन वो भी अब खत्म हो चुका है, 4 लाख वाला भी, 4 लाख भी नहीं मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोयला के साथ साथ राखड़ जो होता है, एस एस भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसका कोई प्रावधान नहीं है कि उस एस जो ट्रक जाएंगे, राखड़ जिसमें ढोया जा रहा है एनटीपीसी वगैरह पावर प्लांट का, उससे यदि सड़क दुर्घटना होती है तो वहां पे ये लागू प्रावधान नहीं होता है कि 4 लाख रुपए मिले उनको, मृतक ठीक के परिजनों को। ऐसा ठीक कुछ है। भी नहीं है। मुआवजा तो एक अपने जगह पे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सड़क का व्यवस्था कहीं अलग ट्रांसपोर्ट के होनी लिए चाहिए, करना चाहिए, इन बड़े अलग वाहनों सड़क के की लिए। व्यवस्था होनी चाहिए। आशीष हमारे जी। साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, बताइए कि आपने जब अधिकारियों से या जिम्मेदार लोगों से बातचीत की तो कार्रवाई को लेकर क्या कहा गया उनकी तरफ से? सिंगरौली में हो रही लगातार कोल परिवहन दुर्घटनाओं से जब इस संबंध में हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लगातार आपदा प्रबंधन की बैठकें बुला रहे हैं और कंपनियों को ये निर्देशित कर रहे हैं कि एक निर्धारित रूट पर एक निश्चित समय पर ही ये अपने कोल परिवहन को करें। लेकिन जहाँ लोक परिवहन मार्ग है वहाँ पर कोल वाहनों का कोल परिवहन कराना ये गलत है और इसी कारण लगातार ये आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका कब निजात मिल पाता है, इन कोल परिवहनों पे कब लगाम लग पाती है, ये देखने की बात होगी। ये चिंताजनक है कि उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, मतलब आश्वासन भी दे रहे हैं तो वो भी कोरा सा लग रहा है। नरेश यादव जी, कुछ ऐसे केस जिनका आप जिक्र कर पाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या ऐसे मामले जिनमें आपने न्याय की लड़ाई लड़ी हो और आप बता पाएं कि वहाँ पर डंपर से या ट्रक से किसी की जान गई हो हादसों में और उसके बाद उसको न्याय मिल पाया हो? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया है, दुर्घटना वाला मुद्दा ही बनता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डंपर से या किसी भी वाहन से, क्योंकि हमारे यहाँ तो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, आईपीसी और बीएनएस है। मोटर व्हीकल एक्ट वहां लागू होता है जहां वाहन नियम के विरुद्ध चल रहा हो, जो ट्रैफिक रूल रेगुलेशन है। और आईपीसी और बीएनएस वहां लागू, अब तो आईपीसी नहीं रही, बीएनएस आगे, बीएनएस वहां लागू होता है जहां उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया हो, क्षति पहुंचाई गई हो, लापरवाही से चला रहा हो, कोई नुकसान पहुंचाया हो, किसी की मृत्यु कारित कर दी गई हो, चोट पहुंचाई गई हो। तो आज की स्थिति ये है कि बीएनएस में अब ये सजा 10 साल तक की हो गई है। ओके। तो लेकिन वो सजा तभी तो उसको मिल पाएगी जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए तो सजा किसको मिलेगी? क्योंकि पुलिस सिस्टम तो आपका कहेगा भैया लाओ सबूत, बीएनएस तो कहती सबूत लाओ किसने दुर्घटना कारित की। अब सबूत कहां से आप लाओगे, क्योंकि आपने तो उसका नंबर ही नहीं देख पाए, दुर्घटना वो करके चला गया। तो अज्ञात वाहन के खिलाफ जब मुकदमा लिखा जाएगा तो केवल सरकार, जो भी मेरे भाई ने बताया, सरकार जो मुआवजा देती है वो 4 लाख देती है, वो भी उनका जो कोयल माइंस में जो हैवी व्हीकल लगे हुए हैं। और जो इन्होंने बताया कि जो एनटीपीसी वगैरह को जाता है वो तो देते ही नहीं है, उसके लिए तो कोई रूल है ही नहीं उनका लागू कर रखा उन्होंने। और कानून की स्थिति यह है, अगर रेटिफिकेशन होगा तो 10 साल तक की सजा है। अब जहां तक पहले था मामला, क्योंकि हम लोगों ने जब, अभी तो ये नया मामला आया बीएनएस का, जब आईपीसी थी तो वहां जो केस लड़े तो उनमें अधिक से अधिक सजा हम 2 साल तक ही करा पाए, क्योंकि कानून में 2 साल तक की सजा का ही प्रावधान आईपीसी में रहा है सड़क दुर्घटना से मृत्यु के मामलों में। अभी कई ऐसे मामले हुए जहां रोडवेज बस या और कई बसों के ड्राइवरों ने मतलब बहुत लापरवाही से चलाते हुए कई लोगों को मार दिया सड़क दुर्घटना में, तो वहां भी 2 साल तक की सजाई मिल पाई उनको। तो अब लेकिन इसमें एक चीज है, अगर उसके पास वैध डीएल नहीं है, डीएल होना और डीएल ना होना दोनों में अंतर है। डीएल ही नहीं है और वो व्यक्ति वाहन चला रहा तो वो फिर हत्या मानी जाएगी, तो फिर उसको उम्र कैद तक का फिर उसमें प्रावधान है, क्योंकि ये तो सरासर एक तरीके से आप अगर वाहन चला रहे हो तो आपको चलाना आता नहीं तो आप तो लोगों की जान ले ही सकते हो, तो इसलिए केवल वहां है। तो मेरा जी, ये तो हो गया कि अगर ड्राइवर ने लापरवाही से वाहन चलाया, किसी की जान गई तो उस पर क्या कार्रवाई बनती है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर राजेश सोनी कर रहे हैं कि जब टेंडर दिया जा रहा है कोल खदानों के लिए, तब उस वक्त ये तय ही नहीं किया जा रहा है कि आपको किन रास्तों से हैवी वाहनों को लेकर जाना है। तो क्या जड़ पर प्रहार करना होगा, प्रशासन को आइडेंटिफाई करना होगा, वो रूट भी तय करनी होगी कि आपको कहाँ से इन हैवी वाहनों को लेकर जाना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जड़ पे ही प्रहार करना पड़ेगा।
देखिए, न्यायालय में आप जाएंगे तो न्यायालय सबूत मांगेगा, न्यायालय आपसे ही प्रश्न पूछेगा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे अलग सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया। यहाँ वैसे भी भारी वाहनों के लिए शहरों में, हम और आप भी शहरों में ही रहते हैं, भारी वाहनों के लिए एक अलग बाईपास सड़क का निर्माण होता है जो नेशनल हाईवे और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती है। जो शहरी क्षेत्र की सड़कें होती हैं जहाँ पे आम जनता का आवागमन होता है, वहाँ पे वैसे भी भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो निषेध है, या फिर रात में 9 या 10 के बाद उनको एंट्री मिलती है शहर के अंदर। तो सबसे पहले तो वहाँ का सामान्य जो प्रशासन है और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, इनको मिलकर के रूपरेखा बनानी चाहिए कि हम इन चीजों से आम जनता का कैसे बचाव कर सके, क्योंकि देखिए इतने बड़े कोल माइंस तो बंद नहीं होंगे, दुर्घटनाएं रुकेंगी नहीं, तो इसके बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। सही और बात। बीच का रास्ता निकालने के लिए ये तीनों जो मुख्य आधार है इस जगह के, माइनिंग डिपार्टमेंट, हमारा सामान्य प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि, इनको मिलकर के इसमें रूपरेखा बना करके कोई ना एक कोई अलग रास्ता तो बाईपास निकालना का होगा, निर्माण कोई ना करें। कोई रास्ता तो निकालना होगा। ऐसे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, और इसीलिए आज हमने सिंगरौली के लोगों की आवाज़ उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि राजेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे लेकर जा पाएं, इंसाफ मिल पाए उनको भी, और सिंगरौली के लोगों को भी, और प्रशासन इसको गंभीरता से ले, शासन भी इसको गंभीरता से ले। देखते हैं अदालत का इस पर आगे क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।